हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करेंगे, आप लोगों को पता ही है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया है अकाउंटिंग के, हमने मीनिंग पढ़ लिया है अकाउंटिंग का, हमने नेचर पढ़ लिया है अकाउंटिंग का। लास्ट क्लास में हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया था, इंटरनल यूजर्स के बारे में पढ़ लिया था, एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए थे। ठीक है। एडवांटेजेस भी पढ़ लिए थे। तो आई होप आप सबको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मुझे बता दो कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हम बात करेंगे किसकी? लिमिटेशन की। भाई देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस की बात की थी। अब अगर किसी चीज के कुछ एडवांटेजेस है तो सिक्के के दो साइड होते हैं, एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। लिमिटेशन क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड टू पर्सनल जजमेंट बिकॉज इट इज एन आर्ट ना। इट इज एन आर्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अकाउंटिंग के अंदर कुछ अमाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर दूं, देन आई कैन डू दैट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। और भी चीजें क्या होती है कि हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हो सकता है कि कोई इंसान किसी और प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो, कोई इंसान किसी और प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो। तो ये इन्फ्लुएंस्ड होती है पर्सनल जजमेंट के। एक अकाउंटिंग जो करने वाला है उसकी जो पर्सनल जजमेंट है उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग के रिजल्ट निकाल सकता है। सेकंड, इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो कॉन्सेप्ट यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग, और कुछ कन्वेंशंस जो होते हैं वो हम अपने से आप बनाते हैं या समाज में बनते बनते बन जाते हैं, वो कन्वेंशंस कहलाता है। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो ये ना उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं, यानी आप इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो रूल है वो रूल है, बात खत्म। देखो, दोनों बातें एक दूसरे का उल्टा अपोजिट ही कह रही है। पहली बात तो क्या कह रहा है कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं, तो यानी कि इसमें जो रूल बन गया वो रूल बन गया। लेकिन रूल एक नहीं होंगे ना, रूल दो। जैसे कि एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि चाहे कैश आया हो या ना आया हो, अगर हम लोगों ने सेल कर दी तो उसी दिन लिख देंगे जिस दिन सेल हुई है। जो कि कैश बेसिस में क्या होता है कि अगर कैश आया तो ही लिखेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। तो है तो दोनों अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही, लेकिन पर्सनल जजमेंट ये है कि मैं कैश बेसिस चुनूं या अक्रूवल बेसिस चुनूं। इसी चीज में फर्क आ जाता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को क्यों हमने कहा है ऐसे। थर्ड क्या होता है? वो होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बात अगर मैं करूं तो देखो, एक कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट में रही या पूरी तरह से लॉस में रही, ये एक ही तरीके से पता चल सकता है जब वो कंपनी क्लोज हो रही है। अगर कंपनी क्लोज नहीं हो रही तो हमें कभी भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे कभी भी टोटल डीआर का, टोटल डेटर के बारे में पता नहीं होगा, टोटल क्रेडिटर के बारे में पता नहीं होगा, टोटल बिल्स रिसेबल, टोटल बिल्स पेबल, इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। वो तभी हो सकती है जब कंपनी क्लोज हो, और बिजनेस कोई एक दिन तो चलता नहीं है, ये तो ईयर टू ईयर चलता है। तो इसीलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है। पीरियोडिक तो हम उससे एक एस्टिमेशन तो निकाल सकते हैं, पीरियोडिकली एक मिनट यहाँ हटा देता हूँ। पीरियोडिकली एक एस्टिमेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाता, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट है। देन हम क्या करते हैं? हमने बात की कि भैया पैसे की बात होगी तो ही रिकॉर्ड करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कभी कभार हम लोग जो अकाउंटिंग के डेटा है, हम डेटा की क्वालिटी की बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं सिर्फ किसकी? क्वांटिटी की। कि भैया पैसे की बात है तो लिखेंगे, लेकिन वो किस तरीके का है, क्या वो मेरे लिए जरूरी है या नहीं। तो कभी कभार क्या होता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम छोड़ देते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जैसे कि मैंने एक साल पहले कोई टीवी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो मेरे से बोलेगा ना कोई कि आज इसका कॉस्ट क्या, मैं कहूँ मैंने तो 1 लाख की खरीदी थी।
लेकिन ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है ना, ये तो हिस्टोरिकल वैल्यू हो गई। एक साल के बाद जो है ये 1 लाख रुपए इसकी प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी ना है, ये इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और अकाउंटिंग हमेशा किस पे काम करती है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे काम करती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करती है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे काम नहीं करती। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। देन अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ अकाउंटिंग को थोड़ा इधर उधर करके दिखाना, तो हाँ मैं थोड़ी बहुत अमाउंट को इधर उधर करके सेटअप, इतना बड़ा अकाउंट है तो उसको सेटअप करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लो कि आप क्या करो, आपने हिसाब किताब लगाया, हमारे ना ये दो साइड है, दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पर मेरे को पता चला कि यहाँ पे यार मेरे 10,000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि ये 10,000 रुपए कैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 10,000 ये उठा करके यहाँ पर एक अलग से अकाउंट बना दूंगा सस्पेंस के नाम से, या एक अलग से अकाउंट डाल दूंगा, यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा एंट्री कर दूंगा, ये मान के चलो एक्स्ट्रा एंट्री कर दूंगा 10,000 रुपए की, है नहीं ये रुपए, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी बराबर दिखाने के लिए। अब साल के एंड में मुझे जैसे जैसे पता चलता जाएगा कि ये एक्स्ट्रा कहाँ से आए, यहाँ से भी माइनस कर दूंगा, यहाँ से भी माइनस कर दूंगा, अकाउंट पे कभी कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ये विंडो ड्रेसिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा विंडो ड्रेसिंग। टैक्स इवेजन, जो टैक्स की चोरी वगैरह आप पढ़ते हो, टैक्स के बारे में सुनते हो, क्या होता है, ये विंडो ड्रेसिंग की वजह से ही तो होता है कि इधर उधर से थोड़ा बहुत छाटा छूटा और हिसाब किताब करके हमने बता दिया कि भैया इतना अमाउंट है, बात खत्म। देन क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है और क्योंकि हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इस वजह से ही ये फॉरकास्टिंग के लिए सही नहीं। आप इसे एस्टिमेशन तो ले सकते हो, नहीं फॉरकास्ट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग के लिए कभी भी सुटेबल नहीं होती है। क्लियर, तो ये हमारी लिमिटेशन थी। अभी हम लोगों ने एक बात की भैया कुछ क्वालिटी होती भी है, कि हम तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कुछ क्वालिटेटिव चीजें भी है कि नहीं है। तो ये देखो, सबसे पहली बात, आप जब अकाउंटिंग करते हो तो आपका डेटा रिलायबल होना चाहिए। भाई अगर मैंने लिखा है कि ये चीज 10,000 रुपए की है, तो मेरे पास या तो कैश वाउचर होगा या तो मेरे पास बिल होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। मैं उसे बैक कैसे करूंगा, मैं अपनी बात को बैकअप कैसे दूंगा, तो रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग हमेशा रिलायबल होनी चाहिए, यानी जिसपे भरोसा किया जा सके। ठीक है। सेकंड, इसका रेलेवेंस होना चाहिए। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट, मान लो कि मेरी कंपनी है, सोप की कंपनी है, तो मैं सोप की कंपनी के लिए जो चीजें परचेज होंगी और जो चीजें सेल्स होंगी उसको रिकॉर्ड करूंगा ना। मुझे इस चीज को रिकॉर्ड करके क्या फायदा, मैं ये क्यों रिकॉर्ड करूंगा कि कार कितने की खरीदी है मैंने। नहीं, मेरी अकाउंटिंग उन्हीं चीजों की होगी जो रेलिवेंट होगा। अगर रेलिवेंट है मेरे लिए तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, रेलिवेंट नहीं है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे कि मैं इस बात को क्यों ही रिकॉर्ड करूं, मेरे बिजनेस को, मान लो मेरा बिजनेस चलता है पंजाब में, ठीक है, मेरा बिजनेस चलता है पंजाब में, और पता चलता है कि ओडिशा में कोई फ्लड आया है। आई डोंट वांट, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि कोई फ्लड आया है, मेरा पूरा प्रोडक्ट पंजाब में बिकता है। तो अब उड़ीसा में फ्लड आने की वजह से अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या, नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो मेरे लिए रेलिवेंट थोड़ी ना है, ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं, मेरा तो काम ही पूरा पंजाब में है बेसिस। तो जो रेलिवेंट होगी उसी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट, जो भी आप लिख रहे हो वो समझ में तो आए। राइटिंग की बात नहीं हो रही, लिखने के तरीके की बात हो रही है, कि उसको देख करके, क्योंकि ये एविडेंस है, ये क्या है, एविडेंस है। तो एविडेंस है तो लीगल मैटर में काम आएगा, तो कोर्ट में जाकर के भाई समझ में भी तो आना चाहिए ना तुम काम कर कैसे रहे हो। इसी वजह से प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। क्या होता है कि हर इंसान का काम करने का अपना तरीका होता है, पर अगर वो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो उसे देख करके कोई भी समझ सकता है कि अच्छा इसने क्यों सेट किया है, क्यों इतने का टैक्स लगाया है, क्या लगाया है, सब कुछ। नेक्स्ट, ये कंपेरेबिलिटी की बात करता है। ऑफ कोर्स हम लोग, मैंने बताया था, फर्म टू फर्म करते हैं, जैसे फर्म ए और फर्म बी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सेकंड, फर्म ए के अंदर ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2020 में कितना था, 2021 में कितना था, 2022 में कितना था। तो हाँ, अकाउंटिंग में कंपैरेबिलिटी तो होनी चाहिए, आप कंपेयर करो, इस लायक बनाओ। एंड देन लास्ट, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये विंडो ड्रेसिंग से इफेक्टेड होती है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने जो भी प्रेजेंट किया है वो फेथफुल प्रेजेंटेशन है, एकदम सही प्रेजेंटेशन है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। क्या बोला हुआ है, रोल ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहले ही पढ़ा है अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा काम क्या होता है, लैंग्वेज का, क्योंकि इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, लैंग्वेज है ये बिजनेस की, ये बताती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही तो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी रखते हैं।
तो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो तभी रखोगे ना, तो जब सारी चीजें होंगी, तो जितना भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल होंगे अकाउंटिंग की वजह से। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप नेट प्रॉफिट का पता लगा सकते हो। और क्या कर सकते हो भैया, नेट प्रॉफिट ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा कि मार्केट में आप लोग सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है भाई। अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो कि क्या करती है, जो कम्युनिकेट करती है। जो क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। किसको कम्युनिकेट करती है, उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करती है। क्या कम्युनिकेट करते हैं, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग से आप बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी पता लगा सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ इस जगह पे डाउट आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अलग से वीडियो बनानी पड़े अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए वीडियो, तो प्लीज चैनल को शेयर करो। इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बाकी आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है, कोई और मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो प्लीज श्योरली मुझे बताओ, ताकि मैं वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। बाकी कीप लर्निंग, बी हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।